हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल 21 एक्सप्लेनेशन। इस पर ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब चैनल में। सो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी गलतियों को सुधारने में मेरी हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंजल्स। आई विल ट्राई टू मेक एक्सप्लेनेशंस ऑन एवरी न्यू मूवी इफ़ पॉसिबल। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। आज मैं जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है द कंज्यूरिंग 3 द डेविल मेड मी टू डू इट, जो कि 2021 में आई है। ये मूवी 4 जून को रिलीज़ हुई है और इस मूवी को माइकल केव्स ने डायरेक्ट किया है। यही मैं आपको बता दूं कि ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। आप इस मूवी को HBO मैक्स में देख सकते हैं, जो कि अभी वही प्रीमियर हो रही है, बट ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बट इफ़ यू हैव द राइट VPN आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मूवी की कहानी 19 जुलाई 1981 में शुरू होती है, जहाँ एड और लॉरेन वेरन एक 8 साल के बच्चे डेविड ग्लेक्सल का एक्सोर्सिज्म करते हैं और इसे फादर गॉर्डन करने वाले थे। यहाँ हम व्यूअर्स डेबी ग्लेक्सल, डेविड का बहन, आर्नी जॉनसन, डेबी का बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं और हमें ये भी दिखाया जाता है कि आर्नी डेविड को बहुत पसंद करता है। फिर हम ये देख पाते हैं कि डेविड अपने रूम में होता है और उसे डोर में एक नॉक सुनाई देती है और फिर वो डर के बाथरूम में छुप जाता है और सडनली वहाँ पर हम ऊपर एक डेमोनिक हाथ को देख पाते हैं और अचानक शावर से खून गिरने लगते हैं। डेविड डर से जोर से चिल्ला देता है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट तक डेविड पोजेस हो गया था और पोजेस स्टेट में डेविड अपने डैड के ऊपर स्टेप कर देता है और अपने सुपरनैचुरल पावर से दीवार पर स्क्रैच करने लगता है। तब तक फादर गॉर्डन भी वहाँ पर पहुँच गए थे और वार्डन्स के साथ एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं। इसके दौरान डेविड काफ़ी वायलेंट हो जाता है और लॉरेन जब उसे टच करती है तो उन्हें कुछ महसूस होता है और वो डेविड का बॉडी डिफॉर्म हो जाता है और एड पे हमला कर देता है और कहता है कि वो उसके दिल को रोक देगा। बट तभी आर्नी डेविड को पकड़ लेता है और ये कहता है उस डिमन से कि वो डेविड को छोड़ दे और उसे पोजेस कर ले। इसके बाद धीरे धीरे डेविड ठीक होने लगता है और आर्नी की आंखें कुछ अजीब तरह की हो जाती हैं, एज इफ वो पोजेस्ड हो गया हो। सबको लगता है कि वो एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल हो गया था और इसी दौरान एड को भी हार्ट अटैक आ जाता है। अटैक के कारण एड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और वो होश में भी नहीं थे। और इसके बाद स्क्रीन कुछ दिनों की बात दिखाई जाती है, जहां हम आर्नी और डेबी को ब्रुकविल शहर में ब्रूनो नाम के बंदे के घर में एज अ डॉग ग्रूमर काम करते हुए देख पाते हैं। ये दोनों वहाँ अपार्टमेंट में रेंट फ्री रहते थे, जहाँ से आर्नी अभी मूव्ड आउट होना चाहता था। अब दोस्तों, आर्नी को वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल थिंग्स एक्सपीरियंस होते थे और उसे लगता था कि कोई और उस पर अटैक कर रही है। एक दिन आर्नी चेनसॉ से पेड़ काट रहा था जब उसके हाथ से अपने आप चेनसॉ गिर जाती है और ऑन हो जाती है। वो कुछ बेटर फील नहीं करता है तो घर वापस आ जाता है। घर पे ब्रूनो ड्रिंक कर रहा था और वो आर्नी को भी ऑफ़र करता है। ब्रूनो लाउड म्यूज़िक में डेबी के साथ डांस कर रहा था और वो आर्नी को भी ज्वाइन करने को कहता है, बट आर्नी बिल्कुल ही अलग मूड में था। उससे एक विजन आता है कि ब्रूनो एक डीमन है और वो डेबी पर अटैक कर रहा है, इसीलिए वो डेबी को वहाँ से लेके भाग जाता है। बट ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं था। आर्नी को लगता है कि ब्रूनो अब एक डीमन बन चुका है जो डेबी को मार देगा, इसीलिए वो ब्रूनो को मल्टीपल टाइम स्टेप करके मार देता है। अब इसी दौरान एड को भी होश आ जाता है और वो लॉरेन से कहता है कि आर्नी के अंदर अब डीमन है। लॉरेन तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करती है और ये कहती है कि ब्रुकविल में कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट अब तक बहुत लेट हो चुका था। आर्नी अपोजिट स्टेट में स्ट्रीट पे चल रहा था और उसे वहाँ पे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और हम आर्नी को होश में आते हुए देख पाते हैं और वो पूरा खून से सना हुआ था। और हमें आगे के सीन में ये पता चलता है कि उसने ब्रूनो को 22 टाइम्स मल्टीपल स्टैब करके मार दिया था और पिछले 193 ईयर में ये ब्रुकविल का पहला मर्डर केस था। जब लॉरेन आर्नी से मिलने जाता है तो हम व्यूअर्स आर्नी को बाइबल रिसाइट करते हुए देख पाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आर्नी अब पोजेस स्टेट में नहीं है। लेकिन वॉरेंस श्योर थे कि वो उस दिन पोजेस था। वॉरेंस आर्नी के लॉयर से मिलकर पोजेशन वाली बात जज से कहने के लिए बोलते हैं, बट लॉयर इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि ऐसे हियरिंग्स आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ था। यहाँ एड कहते हैं कि कोर्ट को अगर गॉड पर भरोसा है तो उन्हें डेविल पर भी करना चाहिए। मोरोवर वो लॉयर को अपने घर बुलाते हैं और एनाबेल से मिलने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें डेविल पर विश्वास हो जाए। तो 19 सितंबर 1981 को डैनबेरी सुपीरियर कोर्ट में आर्नी की हियरिंग होती है और लॉयर प्लीड्स नॉट गिल्टी बाय द मीन्स ऑफ डिमोनिक पोजीशन, यानी कि आर्नी निर्दोष है और उसने ये पोजेस स्टेट में किया है। खैर, लॉयर की प्लीड के बाद आर्नी को डेथ पेनल्टी मिलने वाली थी क्योंकि कोर्ट डेमोनिक पोजीशन ये सब पे भरोसा नहीं करेगा।
इस पॉइंट पे लॉरेन ये भी कहती है कि आर्नी के अंदर का डीमन अपने आप गायब हो गया है, जो कि ऐसा यूजुअली नहीं होता है। इसलिए वॉरेंस एक्सोर्सिज्म के टेप्स को वापस से सुनने लगते हैं और यही से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां आर्नी, डेविड और डेबी घर में ही पहली बार आए थे और वो सामान शिफ्ट करने वक्त डेविड एक कमरे में जाता है जहां उसे एक वाटर बैग दिखता है और वहां डेविड उस बेड पर खेलने लगता है। लेकिन दोस्तों, हम उस बेड पे डेविड को किसी डीमन को खींचते हुए देख पाते हैं। डेविड किसी तरह उस सिचुएशन से बच तो जाता है, पर पानी गिरने की वजह से वो वुडन फ्लोर ख़राब हो जाता है। अब प्रिजन में एड उस फ्लोर को चेक करते हैं और उनका ये कहना था कि वो फ्लोर इतना भी डैमेज नहीं हुआ है। उसके बाद लॉरेन घर के नीचे एक छोटे से स्पेस में जाते हैं जहां उन्हें ढेर सारे चूहे दिखते हैं एक बोरी के सामने। उस बोरी को हटाने के वक्त लॉरेन को एक विच टोटेम दिखती है और तुरंत ही उसका फ़ोटो ले लेती है। उस टोटेम को देख के एक बात साफ था कि वहाँ किसी तरह की रिचुअल परफॉर्म की गई थी जहाँ पे डीमन को बुलाया गया था। वही डीमन डेविड को पोजेस कर लेता है एंड देन आर्नी को, यानी कि इन लोगों पे किसी ने कर्ज किया था। अब क्योंकि ये डीमन किसी के कहने पर ये सब कर रहा था, वो आर्नी को उसके हाथों कत्ल करवा के चला गया, जिस वजह से प्रिजन में आर्नी बारबेल रिसाइड कर पाया। इस पॉइंट से फादर गॉर्डन बताते हैं कि वॉरेंस को किसी फादर कैसनर की मदद लेनी चाहिए, जिन्होंने कुछ साल पहले ही रैम कल्ट के डिसाइपल्स को एक्सपोज किया था एंड करेंटली ही इज़ रिटायर्ड। वॉरेंस फादर कैसनर से मिलने जाते हैं और वो कैसनर को वो विच टोटेम की फ़ोटो दिखाते हैं। उसको अपने घर के बेसमेंट में ले जाते हैं जहां उन्होंने रैम कल्ट से जुड़े हुए ढेर सारे चीज़ को छुपा के रखा था। वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर 9 साल तक स्टडी किया है, जहां कल्ट के लोग सैटर्न की पूजा करके ब्लड सैक्रिफाइस देते थे। जब रैम कल्ट के ऊपर ट्रायल हुए तो प्रोसिक्यूटर, जो कि जज था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ट्रायल के बाद उनका बच्चा 6 वीक पहले ही जन्म लिया विद हर्ट आउटसाइड ऑफ हिज बॉडी। और यही नहीं, उसके बाद प्रोसिक्यूटर की वाइफ ने रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड कर लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी वाज कि किसी मास्टर सैटनिस्ट या ऑकल्टिस्ट को लाइटली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शायद वॉरेंस अपना सब कुछ खो बैठे। इस पॉइंट पे हम सैटनिस्ट या ऑकल्टिस्ट को आर्नी की फ़ोटो के साथ कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हुए देख पाते हैं। उसके दौरान हम आर्नी को जेल में कुछ सुपरनैचुरल थिंग्स फील होते हुए देख पाते हैं और एक डीमन उस पर अटैक करता है। खैर, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। डेड डैनविश मैसेक्यूज डिटेक्टिव के कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ डिटेक्टिव को भी सेम विच टोटेम मिलती है, जहां वॉरेंस को पता चलता है कि 2 कॉलेज गर्ल्स कैटी लिंकन और जेसिका स्ट्रॉन्ग अचानक से गायब हो गई थी और कुछ दिन बाद पुलिस को कैटी की डेड बॉडी मिलती है, जहां पर 22 बार स्टैब किया गया था, लेकिन जेसिका का कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान डिटेक्टिव को जेसिका के घर ये सिमिलर विच टोटेम मिला था। अब ऑब्वियसली डिटेक्टिव को पोजीशन वाली बात पर भरोसा नहीं था, तो वो लॉरेन के विजन्स को भी नहीं मानते थे। अब लॉरेन को टेस्ट करने के लिए डिटेक्टिव लॉरेन को 3 वेपन्स देते हैं, जिसमें से एक ही ओरिजिनल वेपन था। लॉरेन तुरंत ही अपने पावर्स से वेपन को आइडेंटिफाई कर लेती है, जिसके बाद डिटेक्टिव लॉरेंस को उस जगह ले जाते हैं जहां उन्हें कैटी की बॉडी मिली थी। इस जगह आते ही लॉरेन अपने विजन से कुछ देख पाती है कि आखिरकार वहाँ क्या हुआ था। दरअसल कैटी और जेसिका बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड दे वर बॉन्डिंग एट दिस प्लेस। एंड अचानक जेसिका पोजेस्ड हो जाती है और कैटी को 22 बार स्टैब करके मार देती है। और हम ये भी देख पाते हैं कि लॉरेन इन सब बातों को दिखाते हुए, उनके एक्शंस करते हुए भी उन्हें मिमिक कर रही थी। नाउ कैटी को मारकर जेसिका भाग जाती है और ठीक उसी तरह लॉरेन भी भागती है। भागते हुए लॉरेन एक क्लिफ के एज पे जा पहुंचती है और एड उनका पीछा करते हुए उन्हें बचा लेते हैं। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लॉरेन को एक डिमोनिक हाथ दिखाई देती है, जो कि क्लिफ के नीचे से उन्हें खींचती है। एड उन्हें बचा तो लेते हैं और वो वही ठीक हो जाता है। तो हम ये व्यू देख के समझ सकते हैं कि जेसिका शायद ठीक ऐसे ही मरी होगी। सर्च टीम तुरंत ही रिवर में अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जहां उन्हें सच में एक बॉडी मिलती है, बट ये नहीं पता चलता कि वो किसकी बॉडी है। सिंस वॉरेंस डिटेक्टिव की मदद करते हैं, तो डिटेक्टिव उन्हें कैटी और जेसिका की केस फाइल दे देते हैं। अब स्क्रीन शिफ्ट होकर डेबी ग्लाजर पे शिफ्ट होती है, जहां हम देख पाते हैं कि डेबी वॉरेंस को उस रात फ़ोन करके बताती है कि वो डीमन अब आर्नी को खुद को मारने के लिए कह रही है। अब ये सुनकर एड डेबी को फादर न्यूमैन से मदद लेने को कहती है, जो कि प्रिजन के ही चैपल में अपॉइंटेड थे। अब इससे पहले एड कुछ और कह पाते कि तभी फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद प्रिजन सीन में हम फादर न्यूमैन को आर्नी के सामने एक होली वाटर देते हुए देख पाते हैं। आर्नी बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो होली वाटर से एक सर्कल बनाकर बाइबल से रिसाइट करने लगता है।
दूसरी तरफ लॉरेन का कहना था कि इस कर्ज को तोड़ा जा सकता है और एक्चुअली में मूवी की स्टार्टिंग में एक विजन आती है जब डेविड का एक्सोर्सिज्म चल रहा था। इस विजन को गहराई से जानने के लिए वॉरेंस एक मॉर्ग में जाते हैं जहां उन्हें जेन डो की डेड बॉडी मिलती है डेटेड 21 अक्टूबर 1981। लॉरेन इस डेड बॉडी को छूकर कुछ महसूस करने की कोशिश करती है बट वो सेंस नहीं कर पाती है। बट सडनली लॉरेन को एक कनेक्शन फील होता है जहाँ वो अपने विजन में खुद को एक टनल में पाती है जहाँ एक कैन में बड़ी सी टेबल दिखती है जहाँ पर ब्लैक कैंडल्स थे और वहाँ पर किसी तरह की ऑकल्ट प्रैक्टिस की गई थी। लॉरेन वहाँ पर एक लेडी को भी देख पाते हैं जो कि आर्नी की फ़ोटो से किसी तरह की कर्स या ब्लैक मैजिक को स्पेल कर रही थी और मीनवाइल आर्नी पॉजेस हो जाता है और होली वाटर की बोतल को तोड़कर कांच के टुकड़े से खुद को मारने की कोशिश करता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लॉरेन की विजन वाली औरत सेम एक्शंस करके आर्नी से ये सब करवा रही थी। इस पॉइंट पे लॉरेन उस औरत को चिल्लाकर रोकने को कहती है जिससे ये प्रक्रिया भंग हो जाती है और आर्नी बच जाता है। जेल में आर्नी को पुलिस वाले तुरंत ही मेडिकल एड देते हैं एंड नाउ फाइनली लॉरेन इस सैटेनिस्ट को फेस करती है। और क्योंकि इनका कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है तो ये औरत अपने सैटेनिक पावर से मॉर्ग की ही एक लाश को जिंदा करके लॉरेन पर अटैक करवाती है। एड इस अजीब सी लाश को लॉरेन की तरफ भागते हुए देखते हैं एंड मौके पे एड लॉरेन को धक्का देकर हटा देते हैं जिससे ये कनेक्शन टूट जाती है। वॉरेंस फ़ौरन ही डेबी से मिलने जाते हैं जहां उन्हें एक किताब दिया जाता है जिसके हेल्प से चर्च अर्ली रेनहाक के दौरान विच क्राफ्ट को रोकते हैं। इस बुक में कर्ज के बारे में लिखा था जहां कर्ज को पूरा करने के लिए एक मर्डर एंड एक सुसाइड करना होगा। आर्नी ने एक मर्डर तो कर लिया, अब उन्हें खुद को मरना होगा ताकि ये कर्ज पूरा हो जाए। इस कर्ज को तोड़ने के लिए सैटानिस्ट का ऑल्टर यानी कि टेबल को तोड़ना होगा जहाँ से ये सैटानिस्ट सब कुछ कर रही है। इस बुक में और बहुत कुछ लिखा होता है बट लैटिन में होने के कारण एड उन्हें नहीं पढ़ पाते हैं। अब इस विजन को लॉरेन बताती है कि ये ऑल्टर किसी टनल में स्थित है जहाँ से ट्रेन की मुफल आवाज़ आ रही थी। इससे पहले एड कुछ डिसाइड कर पाते वो फेंट होकर वहीं पे गिर जाते हैं और उनकी आँख बिस्तर पे खुलती है। एड लॉरेन को खोजते हुए नीचे जाते हैं जहाँ पर दरवाज़ा खुला मिलता है और उन्हें वहाँ पर एड के बीज मिलते हैं। घर के अंदर वो ऑकल्टिस्ट आ जाती है और एड को थ्रेटन करके गायब हो जाती है। इस पॉइंट पे वही मॉर्ग वाली लाश अटैक करती है और एड क्रॉस से उससे फाइट करते हैं। फाइनली एड उस लाश को मारने ही वाले होते हैं तभी उनको अचानक से होश आती है और वो देखते हैं कि वो लॉरेन को ही मारने वाली थे। अब इस पॉइंट पे एक बात रिवील होता है कि किसी की सैटानिस्ट या ऑकल्टिस्ट के पास ऐसी पावर थी जहाँ वो लोगों को विजन्स दिखाकर कुछ उल्टा पुल्टा काम भी करवा सकते हैं। इस घटना के बाद लॉरेन नोटिसेस एड के ऑफिस में फ्लावर्स रखी थी और वो मुरझा गए थे। लॉरेन की पूछते ही एड उस फ्लावर पॉट को नीचे ड्रॉप कर देते हैं जहाँ उसे टूटने के वक्त एक विच टोटेम मिलता है यानी कि उस सैटानिस्ट का अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि एड हो सकते हैं। इसके बाद लॉरेन बुक के बाकी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवाने के लिए फादर कैसनर के पास जाते हैं और वहाँ डेबी फादर न्यूमैन के साथ अपने आर्नी के पास पहुँचती है क्योंकि आज रात वो सैटानिस्ट आर्नी को मार डालने वाली थी। नाउ एड उस सैटानिस्ट को मैप पे लोकेट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय लॉरेंस विजन। मैप को देखकर एड डिसाइड करते हैं जेसिका वाली केस की जगह और आर्नी वाली केस की जगह में 180 मील की दूरी है बट जेसिका का कॉलेज डेजल हाउस के पास ही था। इनफैक्ट केस फाइल से ये भी पता चलता है कि जेसिका को विच टोटेम कॉलेज के आसपास ही मिला था। इसका मतलब वो ऑकल्टिस्ट यही कहीं आसपास है और लॉरेन के विजन्स में ट्रेन की साउंड्स थी तो एड मैप देखकर ऑकल्टिस्ट की रफ एरिया ट्रेस कर पाते हैं जो कि लेक के पास ही थी। इस एरिया को देखकर एड को तुरंत ही एक बात स्ट्राइक करती है कि उसी एरिया में फादर कैसनर भी रहते हैं, जिसके बाद एड तुरंत ही फादर कैसनर के घर जाते हैं। मीनवाइल लॉरेन पहले ही वहाँ पर पहुँच गई थी और वो फादर कैसनर को बुक को ट्रांसलेट करवाने के लिए कहती है। लॉरेन कहती है कि एक टोटेम एड के ऑफिस में मिला था विच मीन्स उसके पति संकट में है। फादर बुक को पढ़कर कहते हैं कि इस कर्ज को एक्चुअली 3 विक्टिम्स चाहिए, अ चाइल्ड, अ लवर एंड अ मैन ऑफ गॉड। जेसिका और केटी एक चाइल्ड थी, आर्नी एक लवर था और एड जो कि मैन ऑफ गॉड थे, यानी कि आर्ने और एड के मरते ही ये कर्ज पूरा हो जाएगा।
इस पॉइंट पे फादर लॉरेन को घर के बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां हम सबसे बड़े ट्विस्ट रिवील होते हुए देख पाते हैं। एक्चुअली 1932 में फादर कैसनर की बीवी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, लेकिन डिलीवरी के टाइम वो मर गई। चर्च के कारण फादर को अपनी बेटी को छुपा के रखना पड़ा, जिसका नाम आइसला था। आइसला, जो कि बेसमेंट में खेल कूद कर ही बड़ी हुई थी, और इसी दौरान फादर ने अपनी ऑकल्टिस्ट की प्रैक्टिस जारी रखी। लेकिन दोस्तों, इससे आइसला को ऑकल्ट में रुचि आ गई और धीरे धीरे वो एक ऑकल्टिस्ट बन गई। इस फिल्म के सीन्स से हम व्यूअर्स को ये क्लियर हो जाती है कि हम जिस ऑकल्टिस्ट को बार बार देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कैसनर की बेटी आइसला है। और फादर वॉरेन से ये भी कहते हैं कि उसने अब तक ये बात इसीलिए उन लोगों से छुपाई थी क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। फादर ये बताते हैं कि बचपन में आइसला टनल्स को एक्सप्लोर करती थी और शायद आइसला का टेबल वही ऑल्टर में हो सकता है। तभी सैटेनिस्ट आइसला वहाँ पर आ जाती है और लॉरेन फ़ौरन ही टनल्स में चली जाती है। आइसला बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता के गला काट देती है और वो लॉरेन के पीछे जाती है। लॉरेन को टनल्स में विजन आते हैं कि वो खुद पर ही सेल्फ अटैक कर रही थी, बट किसी तरह लॉरेन आइसला के टेबल को ढूंढ लेती है। ऑल्टर काफ़ी भारी था जिस वजह से वो मूव नहीं कर पाती है। तभी आइसला उसके पीछे आ जाती है। दूसरी तरफ एड भी कैसनर के घर पहुंच जाते हैं और वो लॉरेन से ढूंढने लगते हैं, पर लॉरेन की चीख सुनते ही वो फ़ौरन वही मैनहोल की लॉक तोड़कर टनल्स के अंदर चले जाते हैं और उन्हें वहाँ लॉरेन दिखते हैं, जो असल में आइसला थी, और वो एड पे कुछ फूंक देती है जिससे एड पॉजेस्ड हो जाते हैं। पॉजेस्ड स्टेट में एड हैमर से लॉरेन पर अटैक करते हैं, जहाँ लॉरेन उन्हें संभालने की कोशिश करती है। इधर आइसला ऑकल्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करती हैं, जहाँ प्रिजन में आर्नी पॉजेस्ड हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ होने लगती है। आर्नी हवा में लेविटेट होकर खुद को ही मारने की कोशिश करता है। डेबी आर्नी का हाथ पकड़ कर रोकने की कोशिश करती है और वही दूसरी तरफ लॉरेन एड को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो लॉरेन को ना मारे। देन लॉरेन एड को याद दिलाते हैं कि कैसे वो लोग 30 साल पहले एक थिएटर में मिले थे जहाँ एड काम किया करते थे। देन उन्हें प्यार हुआ था। वो सब मेमोरीज़ को याद करके एड अपने होश में आते हैं और उसके बाद एड अचानक से हैमर से ऑल्टर को ही तोड़ देते हैं, और ऐसा करते ही आर्नी प्रिजन में नॉर्मल हो जाता है। नाउ फाइनली आइसला सैटेनिस्ट वॉरेंस के सामने आती है और वो डिफॉर्म होकर मरने लगती है क्योंकि उसने सैटन के साथ अपनी सोल की डीलिंग करी थी, और कर्स पूरा ना होने के कारण आइसला वहाँ बहुत डीमंस के सामने अपने आप को पाती है और वो डीमंस आइसला को मार डालते हैं। ऐसा होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब वॉरेंस घर से निकलते हैं तो एड को अचानक हर्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, बट लॉरेन ने अपने लॉकेट में एक दवाई रखी थी जिससे एड को बेटर फील होता है। अब तक वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी एंड एवरीथिंग वॉज अंडर कंट्रोल नाउ। फिर हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि एड अपनी म्यूज़ियम में ऑकल्टिस्ट का सामान संभाल कर रख देते हैं। एंड फाइनली नेक्स्ट दिन आर्नी की कोर्ट में हियरिंग होती है और उसे जेल हो जाती है और वो डेबी से वही जेल में ही शादी कर लेता है। 5 साल की सज़ा काटने के बाद आर्नी जेल से रिहा होता है और आज भी वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। फिर मूवी के एंड में हम वॉरेंस की कुछ ओरिजिनल फुटेजेस देख पाते हैं और क्रेडिट के दौरान हम एक्सोर्सिज्म के टेप्स को साथ साथ कुछ रियल फ़ोटोज़ देखते हैं। ऐसे ही करके कंजूरिंग मूवी का एंड हो जाता है और आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी एलिजिबल लगी होगी, बट आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। थैंक यू।